मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 416 प्रशासक। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C416 प्रशासक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 416 प्रशासक। ये वास्तव में एक कालकोठरी के भीतर एक शहर था, एक चींटी के बिल जैसा शहर। संकरी गलियां और पूर्व दफन कक्ष अब साधारण घरों में बदल गए थे, जो सिर्फ पतले पर्दों से चहल पहल वाले गलियारों से अलग थे। इसने सेठ को ओरा के भूमिगत शहर की बहुत याद दिलाई, हालांकि यह यकीनन उन अव्यवस्थित सुरंगों की तुलना में अधिक व्यवस्थित था जो समाज के लोगों ने जमीन और आधारशिला में खोदी थी। क्या यही कारण था कि प्राचीन सैनिकों को ऊपरी मंजिलों पर लकड़ी के बक्सों में रखा जाता था? क्योंकि उन्होंने अपना अंतिम विश्राम स्थान जीवित लोगों के लिए छोड़ दिया था। ऊपरी मंजिलों के विपरीत यहाँ रोशनी थी। कालकोठरी में आमतौर पर किसी तरह की जादुई रोशनी होती थी। यह आक्रमणकारियों के लिए शिष्टाचार से बाहर नहीं था, बल्कि तब होता था जब पैदा हुए राक्षसों के पास रात की दृष्टि नहीं होती थी। मरे हुए लोगों को रोशनी की जरूरत नहीं होती, इसलिए ऊपरी मंजिलें अंधेरी थी, सिवाय कुछ अलग अलग रखे गए कोयले के बेसिन या अंगीठी के। जिससे ये सवाल उठता है कि क्या यहाँ रोशनी वाकई लोगों के लिए थी, या ये लोग पहले से ही कालकोठरी का हिस्सा थे? सेठ ने सुना था कि कुछ कालकोठरी बाहर से जानवरों को फुसलाकर अपने अंदर ले आती हैं, लेकिन एक बार कोई प्राणी कालकोठरी का हिस्सा बन जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। चारों ओर देखने पर लोग बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन वे भूखे भी नहीं लग रहे थे। उनके बीच मूड सामान्य रूप से अच्छा था, लेकिन क्या वे जानते थे अगर यह सच था तो ये कुछ चीजों को समझा सकता है, लेकिन खैर सेठ को यह भी यकीन नहीं था कि उसके संदेह जायज थे या नहीं। शायद वे कालकोठरी का हिस्सा नहीं थे, या शायद यह एक समझौता था। उसने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे, अभी उसके लिए बोलना उचित नहीं था। अहमद ने जिन पहरेदारों से बात की उनमें से एक ने प्रशासक को उनके आगमन की सूचना दी। उसने उनसे कहा कि वह उन्हें शहर में ले जाएगा जहां प्रशासक और बारम के भगवान का निवास था। गार्ड उन्हें फर्श पर एक छिपे हुए कोने में ले गया और एक अंतहीन सर्पिल सीढ़ी से नीचे उतारा। इसमें नियमित अंतराल पर लैंडिंग थी जो संभवतः उन मंजिलों तक ले जाती थी जिनसे वे सीढ़ियां चढ़कर गुजरे थे। क्या यह मूल डिजाइन का हिस्सा था या इसे बढ़ाया गया था? सेठ को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि मूल मकबरे में इतनी मंजिलें थीं। हो सकता है कि अलग अलग कब्रों पर जाने के लिए सीढ़ियां हों, लेकिन एक कालकोठरी को इसकी क्या जरूरत होगी? इतनी मंजिलों वाली कालकोठरियों में टेलीपोर्टर होते हैं जिनका इस्तेमाल साहसी लोग पहले से देखी गई कालकोठरियों के बीच यात्रा करने के लिए कर सकते हैं। मंजिलों को छोड़ने के लिए हैक क्यों था? एज बाय फ्यूचर उन्हें तभी समझ में आया कि शहर से उनका क्या मतलब है जब वे 45वीं मंजिल पर पहुंचे, या सटीक रूप से कहें तो 45वीं, 46वीं, 47वीं और 48वीं मंजिल। इन मंजिलों की छत टूटी हुई थी जिससे एक विशाल गुफा बन गई थी जिसमें शहर के दृश्य के लिए पर्याप्त जगह थी। इस विशाल मंजिल की छत को कृत्रिम सूर्य के साथ आकाश के भ्रम से ढका गया था। वाह, सिर्फ फैली ही नहीं थी जो खुद को रोक नहीं पाई और खुशी से चिल्लाई। घंटों तक मंद रोशनी वाले कब्रिस्तानों और कब्रों से गुजरने के बाद ऐसा मनोरम दृश्य देखना वाकई एक वरदान था। यहाँ की संकरी गलियां लोगों से भरी हुई थी, यहाँ की स्थिति पिछली मंजिलों से भी बदतर थी। यहाँ तो छत पर भी लोग थे, इतने सारे लोग, एल्जा अनजाने में बुदबुदाई। कई लोग जिनके आवास अन्य मंजिलों पर हैं, वे यहाँ मनोरंजन के लिए तथा कुछ घंटों के लिए धूप और सामान्य वातावरण का आनंद लेने के लिए एकत्रित होते हैं। गार्ड ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वह उन्हें शहर के बीचों बीच सबसे ऊंची इमारत में ले गया। ये सिटी हॉल वह जगह थी जहाँ प्रशासक और बारम के भगवान रहते थे। रास्ते में उसने महान फिरौन के गुणों की प्रशंसा की, क्योंकि वह इतना उदार था कि उसने ऐसे कठिन समय में उन्हें राहत देने के लिए ऐसी जगह दी। 30वीं मंजिल पर उनके छोटे से कदम को छोड़कर यह उनके लिए कालकोठरी में दैनिक जीवन के बारे में अधिक जानने का पहला मौका था। उनकी दुनिया में व्यापक संकट के बावजूद लोग यहाँ बहुत उदास नहीं थे। गार्ड उन्हें आसानी से सब कुछ समझा देता था। उनका भोजन सख्ती से राशन किया जाता था और सार्वजनिक खाद्य वितरण केंद्रों के खजाने से प्राप्त किया जाता था। लोगों के लिए पानी के कई स्रोत और सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध थे। कालकोठरी किसी भी अपशिष्ट और कचरे को अवशोषित करके उसका ख्याल रखती थी। टाउन हॉल खुद एक अनियमित स्तंभ की तरह था। यह न तो सुंदर था और न ही आलीशान। इसके बारे में एकमात्र आकर्षक बात यह थी कि यह एकमात्र इमारत थी जो आकाश में गायब हो गई थी। गार्ड ने समझाया कि यह पिछली मंजिलों की संरचना की एकमात्र चीज बची थी। अधिकांश सीढ़ियां और बॉस रूम जो इसे एक रक्षा कार्य भी बनाते हैं। अगर कोई चीज वास्तव में इतनी दूर तक टूट जाती है तो उसे सीढ़ियों और बॉस रूम की एक पंक्ति का सामना करना पड़ेगा बिना शहर में प्रवेश करने का मौका दिए। लेकिन आपने सभी आबाद मंजिलों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? व्यापारी ने सवाल किया, जिसके बारे में सेठ ने भी सोचा था। गार्ड चुप हो गया और कुछ क्षण सोचने लगा। एज बाय फ्यूचर मुझे नहीं पता, आपको प्रशासक से पूछना होगा। यह उसका निष्कर्ष था। एक साधारण गार्ड पदानुक्रम में इतना ऊंचा नहीं था कि वह कालकोठरी के पुनर्गठन की योजना जैसी चीजों के बारे में जान सके। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे उन्होंने पाया कि सिटी हॉल एक खाई से घिरा हुआ था जिसमें अप्राकृतिक साफ पानी भरा हुआ था। एक रेलिंग लोगों को ड्रॉब्रिज के अलावा कहीं और खाई के पास जाने से रोकती थी। वाह, पानी तो बहुत साफ है, राक्षस लड़की बुदबुदाई। यह पानी नहीं है, यह एसिड है, एली ने गंभीरता से टिप्पणी की। एसिड? उनके पास एसिड की खाई क्यों होगी? ब्रॉड ने दिलचस्पी से पूछा। यह उस स्थिति के लिए है जब टाउन हॉल पर हमला हो जाए और जानवर बाहर निकलने की कोशिश करें। अहमद को आखिरकार अपना ज्ञान दिखाने का मौका मिल ही गया। ये सही है, इस एसिड में गिरने वाली कोई भी चीज जल्दी ही घुल जाएगी और पीछे सिर्फ साफ तरल बचेगा। गार्ड ने आगे कहा। खाई के तल पर मौजूद तरल पदार्थ को देखकर सभी की आंखें डर से भर गईं। पुल पार करते समय उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हुई। कृपया यहीं रुकें, मैं प्रशासक को सूचित करता हूं। गार्ड ने उन्हें लॉबी में छोड़ने से पहले कहा। वहां केवल 2 मुंह मरे हुए गार्ड थे जो अपनी लाल चमकती आंखों से उन्हें भावहीनता से देख रहे थे। चलो इसे एक ब्रेक के रूप में उपयोग करते हैं। नायक ने सुझाव देने की कोशिश की, लेकिन हर कोई पहले से ही बैठकर आराम करने की मुद्रा में था। सेठ और एली ने अपने पेटू शिकारी लिंक से कुछ पैक लंच भी खरीदा। ये बिना किसी प्रभाव के सामान्य भोजन था, लेकिन एक शेफ के रूप में शिकारी के कौशल ने छलांग और सीमाएं बढ़ा दी थी क्योंकि उसे अब रसोई से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। सूखे राशन के साथ फंसे कुछ पार्टी सदस्यों की तीखी निगाहों का सामना करते हुए उन्होंने अनिच्छा से कुछ राशन साझा किया। गार्ड को वापस आने में करीब 1 घंटा लग गया। उसके पीछे एक नौकर आया जिसने एक विदेशी दिखने वाला लबादा पहना हुआ था जो कि सड़कों पर देखी गई शैली से मेल खाता था। आगंतुकों का अभिवादन, ये नौकर आपको दर्शक कक्ष तक ले जाएगा। प्रशासक आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें कुछ जर्जर सीढ़ियों पर ले गए। एज बाय फ्यूचर चलो चलो, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भूतों को मार डाला। क्या तुम्हें पता है कि इन्हें पैदा करने में कितने संसाधन लगते हैं? कमरे में दाखिल होते ही एक कर्कश आवाज ने उनका स्वागत किया। विपरीत दिशा में एक सिंहासन पर एक लंबी मम्मी बैठी थी जो पन्ना रंग का लबादा और सफेद पंखों से सजी सुनहरी टोपी पहने हुए थी। क्या आप प्रशासक हैं? बेन हॉकर आगे आए। बदतमीजी, इस ग्रैंड वजीर से इस तरह बात करना, जहां से तुम आते हो वहां कोई शिष्टाचार नहीं है। यद्यपि शब्दों का चयन आक्रामक था, लेकिन मम्मी और उसकी आवाज शांत और उत्तेजक थी। मैं तुम्हारे तौर तरीके नहीं जानता, नहीं मैं किसी कालकोठरी राक्षस को खुश करने के लिए उनका अनुसरण करूंगा। ऐसा मत सोचो कि मैं उनकी तरह मूर्ख बन सकता हूं। अहमद ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मिस्टर हॉकर कृपया रुकें। यवेद ने बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन एक हीरो को रोका नहीं जा सकता। तुमने इस जगह पर बहुत से लोगों को कैद करके रखा है ताकि उनकी जान ले सको। मासूमों का फायदा उठाने के लिए पनाह दे रहे हो। एक हीरो के तौर पर मैं तुम्हें इस तरह से चलता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें मार डालूंगा और उन्हें तुम्हारे बुरे जादू से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, बॉस बैटल के लिए तैयार हो जाओ। यह आदमी आखिर क्या कह रहा था? क्या उसे कुछ पता था जो उन्हें नहीं पता था? अगर पता भी था तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि अभी कोई भी हिलता डुलता नहीं था सिवाय अपनी हथेलियों को चेहरे पर टिकाए हुए। यहाँ तक कि रिच, वह मगरमच्छ पक्षी जो नायक के बगल में चिपका हुआ था, अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। तुम क्या कर रहे हो? मैं पार्टी का नेता हूँ, मेरे आदेश का पालन करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
फिर भी कोई नहीं हिला। सभी ने हीरो को न जानने का नाटक करने की पूरी कोशिश की। हीरो की न्यायप्रियता को रोकने के लिए उसके दल की अनिच्छा पर्याप्त नहीं थी। तो फिर मैं खुद ही यह काम कर लूंगा, वह चिल्लाया और प्रशासक पर हमला कर दिया। नायक की तलवार को जादुई ढाल द्वारा आसानी से हटा दिया गया और वजीर को अपने सिंहासन से 1 इंच भी हिलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। टॉवर में मौजूद सभी गार्ड, मानव और मरे हुए, तुरंत अपने हथियार निकालकर दर्शकों के कक्ष में इकट्ठे हो गए। इतना ही नहीं, वहां 4 और मजबूत मरे हुए लोग थे जो बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और हर एक के साथ बेहतरीन सैनिकों का एक समूह था। अब 5 कालकोठरी मालिक न्याय पर अपनी आभा बरसा रहे थे, न्याय के लिए अपनी अकेली लड़ाई लड़ रहे थे। बाकी दल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था और ब्लेड से घिरा हुआ था। सेठ को भी उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी जल्दी नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क क्रॉस साइट में प्रदान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 417। कहीं और एक्स गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B958HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C417। कहीं और एक्स एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 417। कहीं और एक्स। पहाड़ों की ठंड लगभग असहनीय हो गई थी। ज्वालामुखी के ऊपर बैठा डेल्टा अचानक सर्दी का अनुभव कर रहा था, लेकिन पहाड़ में यात्रा कर रहे चिमेरा हिमयुग की चपेट में आ गए थे। कोई अभी भी यह नहीं बता सकता था कि यह अच्छी बात थी या बुरी। जबकि मिनास मार के सैनिकों ने ठंड से मरने से बचने के लिए मोटे कोट पहने थे, लेकिन लगातार आक्रमण करने वाले जानवरों के लिए ये सच नहीं था। यहाँ तक कि औखैरित चिमेरा पाडो ने भी अपने फर और कवच के ऊपर एक मोटा कोट पहना हुआ था। वह सेठ द्वारा बनाए गए नक्शे का अनुसरण करते हुए और अपने आदमियों के साथ बर्फीले तूफान से गुजर रहा था। बर्फ आसानी से 2.5 मीटर लंबे चिमेरा के कूल्हों तक पहुंच गई। अगर लोहार को उसके जाने के बाद मौसम की स्थिति में होने वाले बदलाव के बारे में पता होता तो वह अपना मिशन रोक देता। जब उन्होंने मोनिक को अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया तो वे पहले से ही अपने गंतव्य के करीब थे और वापस लौटने की कोशिश करने के बजाय आगे बढ़ना सुरक्षित था। उनका गंतव्य वह स्थान था जहां सेठ और अन्य लोग एक बार नासकॉर्न से मिले थे, एक रक्तपिपासु राक्षस के साथ दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ के बाद। लोहार ने उन्हें नक्शा देने के 2 कारण बताए थे। ये शहर नियोजित व्यापार मार्ग के करीब था, इतना करीब कि इसे एक मार्ग बिंदु बनाने पर विचार किया जा सकता था अगर निवासी और नैस्कॉर्न सहमत होते। दूसरा कारण ऐसी ही किसी आपात स्थिति के लिए था। अगर किसी दुर्घटना के कारण चिमेरा पहाड़ों में फंस जाते तो शहर में रहना और फिर से संगठित होना उनके लिए सुरक्षित आश्रय हो सकता था। एक और कारण यह था कि यह एक अच्छा रास्ता था। बेशक ये तभी संभव था जब बस्ती अभी भी मौजूद थी। सेठ हमेशा एक संदेशवाहक को वापस भेजना चाहता था, लेकिन चीजें सामने आती रहीं। उसके पास लोग नहीं थे या वह बहुत व्यस्त था। आखिरकार उसने नैस्कॉर्न से संपर्क करने में देरी की और किसी समय भूल गया। उन्हें ये बात अभी याद आई जब वे इस व्यापार मार्ग को बनाने के बारे में सोच रहे थे। इससे नैस्कॉर्न और पहाड़ी शहर को बहुत सारे फायदे हो सकते थे। और इस वजह से चिमेरा इस समय बर्फीले तूफान में फंसे हुए थे। मौसम की वजह से उनका कैंप उखड़ गया था और वे सिर्फ दौड़कर बाकी रास्ता पार कर सकते थे। बर्फ की झड़ी के बीच से देखना मुश्किल था, लेकिन दूर से भी एक मंद रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वे पहाड़ पर चमक के करीब पहुंचते गए, गीली भारी बर्फ ने उनकी सहनशक्ति को खत्म करने की कोशिश की। वे आखिरकार पहचान पाई कि यह रोशनी क्या थी, एक बड़ी बाधा जो पूरे पहाड़ की चोटी को ढक रही थी। यह एक गर्म सुनहरे रंग में चमक रही थी, जो इसके चारों ओर के उजाड़ बर्फीले रेगिस्तान से एकदम अलग थी। चमकती दीवार के पास पहुंचकर उन्हें अंदर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। वह एक लंबा आदमी था जिसकी छाती चौड़ी थी। उसने अपने दाहिने हाथ में भाला पकड़ रखा था और अपने बाएं हाथ में उसूनी गेंदे की लगाम पकड़ी हुई थी जिस पर वह सवार था। मैं नैस्कॉर्न का चुना हुआ व्यक्ति हूं। यात्रियों, यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है? उसने स्पष्ट आवाज में पूछा, अपने कपड़ों को चीरती ठंडी हवाओं की परवाह न करते हुए। मुख्यतः गर्म होने की जगह और शायद एक कप चाय। पाडो ने ठंड से कांपते हुए उत्तर दिया। मैं देख रहा हूं, क्या आप में से कोई घायल या बीमार है? नहीं, बस ठंड लग रही है। अंततः उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी जा सकी। फिर अंदर आकर वार्म अप कर लो, हम एक कप गर्म चाय पर बात कर सकते हैं। बीटा, क्या मतलब है कि हमारे पास पर्याप्त सैनिक नहीं है? थीटा से और सैनिक लाओ। उसे उत्तर पूर्व में पहाड़ों के पार भाग रहे लोगों को पकड़ना था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास लगातार लोगों की कमी थी। मेरे राजकुमार, अब कोई नहीं बचा है, सलाहकार ने चिंतित होकर उत्तर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? युवराज ने अप्रसन्न होकर पूछा। आपने राजकुमार मोड़ के जाने के बाद पहले ही सभी सेनाओं को पाटिलुसिया माइनस से पाटिलुसिया मैग्ना तक पहुंचा दिया है। परेशान मनमैन ने समझाया। तो फिर वे कहाँ हैं? राजकुमार चिल्लाया। मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है मेरे स्वामी। हमने उत्तर की ओर जो भी कंपनियां भेजी उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटी। हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम में एडम के विद्रोह से बंधा हुआ है। कुल मिलाकर लोग बस गायब होते जा रहे हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हम लोगों को यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जल्द से जल्द टेलीपोर्ट गेट के निर्माण में सहयोग करें। एक बार जब हमें सुदृढ़ीकरण मिल जाए तो हम शरणार्थियों का पीछा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करो। मेरे लिए और सैनिक लाओ। पता लगाओ कि उत्तर में क्या हो रहा है। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हे भगवान, राजकुमार को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। बड़ों ने उसे बीटा नामक स्थान को शांत करने के लिए बहुत सारी सेना और अधिकार दिए थे। उसके सैनिक लापता हो गए, आबादी का अधिकांश भाग खत्म हो गया और कुछ बेवकूफ परिवर्तन विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, नियंत्रण छीन रहे थे। ये आसान उपलब्धियां कैसे थीं? ये बहुत बड़ा सिरदर्द था। हो सकता है कि वह इसके कारण अनुग्रह से बाहर भी हो जाए। मेरे राजकुमार, तुम्हें भागना होगा। सलाहकार ने अचानक अस्थायी कार्यालय में हमला किया। वह खून से लथपथ था और उसका एक हाथ गायब था। क्या हो रहा है? पहरेदार कहाँ हैं? युवराज अपनी सीट से उछल पड़ा। हमारे पास समय नहीं है सर, वे आपकी जान के पीछे पड़े हैं। कौन? मैं? सलाहकार की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने चोट का इस्तेमाल करीब आने के लिए किया था, अब उसने क्राउन प्रिंस की आंख में खंजर घोंप दिया। क्या तुम? नहीं, मेरे एक को कौन नियंत्रित कर रहा है? राजकुमार गुस्से में गुर्राया जैसे ही उसने हमलावर का सिर पकड़ लिया और अपनी मानसिक ऊर्जा उसके दिमाग में डाल दी। आप कौन हैं? सलाहकार केवल पागलों की तरह मुस्कुराया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, लगभग बाहर निकल आईं। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, इससे पहले कि सलाहकार की आंखें सफेद हो गईं और उनकी सांसें रुक गईं। राजकुमार ने शाप दिया और बेजान शरीर को फेंक दिया। बिना म्यान वाली तलवार और कवच पहने हुए वह अपने कार्यालय से बाहर निकल गया। उसने पाया कि उसके रक्षक मारे गए हैं और सलाहकार का हाथ लाशों के बीच गायब है। युद्ध की आवाजों ने उसका ध्यान भटका दिया। स्थानीय लोगों को बहुत पसंद आने वाली कई खिड़कियों में से एक से बाहर देखने पर उसे अपने निजी रक्षक आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए, जिसमें पैदल सैनिकों के समूह भी शामिल थे। बाहर पूरी तरह अराजकता थी। क्या ये वाकई किसी विद्रोही का काम हो सकता है? क्या कोई विदेशी उत्परिवर्तन वाकई घुसपैठ करके उसकी सेना को इस पैमाने पर नियंत्रित कर सकता है? क्राउन प्रिंस को शक था कि अंदर से कोई मदद कर रहा है। उसके पेट में चाकू लगने से घाव हो गया और उसने पाया कि उसमें से लगातार खून बह रहा है। उसने एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि और मारक औषधि पी ली, हालांकि घाव ठीक होने का कोई संकेत नहीं दिखा। उन्होंने किस तरह का जहर इस्तेमाल किया? फिलहाल वह मौजूदा अराजकता से निपटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लैम्ब्डा जिले में कहीं कहीं से डेटा की कतारें आती रहीं। 0233 रात के 8:33। लैम्ब्डा एक्सप्लोरेशन ड्रोन 23 निर्देशांक 4x4x ने मुठभेड़ रिपोर्ट -19:39 विकृति के लक्षण दिखाने वाला मानव देखा गया। चित्र में बर्फीले मैदान पर खड़े ट्यूमर युक्त मानव को दिखाया गया है। -19:39 प्रोटोकॉल का पालन, संचार का प्रयास, वीडियो फाइल मानवरूपी और उसे संवाद करने की कोशिश कर रही कर्कश आवाज का वीडियो। हेलो साथी मानव। -19:42 संचार का प्रयास विफल। -19:42 विषय आक्रामकता के लक्षण दिखाता है। -19:43 विषय ने ड्रोन 23 पर हमला किया। वीडियो फाइल
एड्स बाय पर फ्यूचर मानवरूपी प्राणी का अचानक कैमरे की ओर आक्रामकता से आक्रमण करने का वीडियो। -1944 प्रोटोकॉल का पालन आत्मरक्षा अधिनियमित। -1944 आत्मरक्षा सफल। -1945 स्थिति जैविक घटकों को मामूली क्षति छवि। कई यांत्रिक प्रत्यारोपणों तथा कुछ खरोंचों और चोटों के साथ एक मानव हाथ का चित्र। त्रुटि रिपोर्ट -20:05 जैविक इंटरफेस त्रुटि। -20:05 त्रुटि विश्लेषण प्रारंभ करें। -20:06 त्रुटि विश्लेषण संपन्न हुआ। -20:06 जैविक संदूषण का पता चला। -20:06 प्रोटोकॉल का पालन जैविक संदूषण का सफाया शुरू हुआ। -20:07 शुद्धिकरण विफल। -20:07 जैविक इंटरफेस विफल हो रहा है। -20:08 त्रुटि विश्लेषण प्रारंभ करें। -20:09 त्रुटि विश्लेषण संपन्न हुआ। -20:09 जैविक संदूषण का पता चला। -20:10 प्रोटोकॉल का पालन जैविक संदूषण का सफाया शुरू हुआ। -20:11 शुद्धिकरण विफल अल्पविराम। -20:15 प्रोटोकॉल का पालन जैविक संदूषण का सफाया शुरू हुआ। -20:16 शुद्धिकरण विफल अल्पविराम। -20 और प्रोटोकॉल का पालन जैविक नियंत्रण का शुद्धिकरण। -20 तारांकन शुद्धिकरण विफल अल्पविराम शुद्धिकरण विफल अल्पविराम। जिंक डीजेड प्रोटोकॉल का पालन जैविक घटकों का विघटन। जिंक डीजेड त्रुटि रिपोर्ट भेजें। एड्स बाय पर फ्यूचर लैम्बडा एक्सप्लोरेशन ड्रोन 23 का कनेक्शन टूट गया है। लैम्बडा एक्सप्लोरेशन ड्रोन 24 निर्देशांक 4x4xa। त्रुटि रिपोर्ट -20:25 जैविक इंटरफेस त्रुटि। -20:25 त्रुटि विश्लेषण प्रारंभ करें। -20:26 त्रुटि विश्लेषण संपन्न हुआ। -20:26 स्थिति प्रभाव जमने का पता चला। -20:26 प्रोटोकॉल का पालन ताप संरक्षण शुरू किया गया। -20:27 स्थिति प्रभाव जमना टल गया। त्रुटि रिपोर्ट -20:29 जैविक इंटरफेस त्रुटि। -20:29 त्रुटि विश्लेषण प्रारंभ करें। -20:30 त्रुटि विश्लेषण संपन्न हुआ। -20:30 मौसम की स्थिति के कारण दृष्टि बाधित छवि। चित्र में घना बर्फीला तूफान दिखाया गया है। -20:31 प्रोटोकॉल का पालन हीट विशन और लाइडार ओरिएंटेशन में बदलाव छवि। चित्र में चट्टानी जमीन और 20 मीटर आगे एक काले रंग का शून्य दर्शाया गया है। मुठभेड़ रिपोर्ट -20:31 विशाल जैविक जीव का पता चला छवि। त्रुटि छवि का डेटा अधूरा है। लैम्बडा एक्सप्लोरेशन ड्रोन 24 का कनेक्शन टूट गया है। लैम्बडा एक्सप्लोरेशन ड्रोन 22 निर्देशांक 4x4xw। मुठभेड़ रिपोर्ट -20:15 विदेशी प्रजाति देखी गई छवि। चित्र में एक मानव आकृति दिखाई गई है जिसकी त्वचा हल्के नीले रंग की है तथा शरीर के विभिन्न भागों पर पंख हैं। -20:15 विदेशी प्रजाति में शत्रुता के लक्षण दिखे। -20:16 प्रोटोकॉल का पालन आत्मरक्षा अधिनियमित। -20:18 आत्मरक्षा सफल छवि। चित्र में पहले वाला मानवरूपी व्यक्ति बुरी तरह से पीटा हुआ है और जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। -20:18 प्रोटोकॉल का पालन सामग्री पुनर्प्राप्ति। लैम्बडा एक्सप्लोरेशन ड्रोन 22 बेस पर लौट रहा है। सैकड़ों रिपोर्टें लैम्बडा में आती रही जिनसे जिले को जानकारी मिलती रही। एड्स बाय पर फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 418 अपना काम करते हुए। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B958HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C418 अपना काम करते हुए। एड्स बाय पर फ्यूचर अध्याय 418 अपना काम करते हुए। मुझे कुछ मदद की आवश्यकता हो सकती है। नायक का मन अचानक बदल गया। एक साथ 5 बॉस मॉब का सामना करना पड़ा। आमतौर पर एक नायक अपने विरोधी से जितना बड़ा होता है उतना ही मजबूत होता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। खासकर तब जब उसके पास दोस्ती की ताकत ना हो। जो लोग उस समय उसके साथ थे उन्होंने दूसरे पक्ष को यह समझाने की पूरी कोशिश की कि वे उसके साथ नहीं जुड़े हैं। हरकर क्या सोच रहा था? सेठ ने अपने विकल्पों के बारे में व्याकुलता से सोचा। महान मैं उनमें से कम एक को हरा सकता हूं। शायद अकेले 2 को भी। पफल्स ने कालकोठरी के मालिकों को हराने के बारे में शेखी बघारी। हालांकि सेठ को इस लड़ाई के बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसे यकीन था कि उसके अलावा हर किसी के पास छिपे हुए कार्ड हैं जो इस लड़ाई को हल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनके ऊपर लगभग 50 मंजिलें थीं और नीचे 50 मंजिलें। पार्टी संभवतः पूरी तरह से कालकोठरी को साफ करने में सक्षम थी, लेकिन इसमें न केवल हजारों लोगों के आश्रय को छीनना शामिल था, बल्कि शायद उन्हें मारना भी शामिल था। ये नैतिक और शाब्दिक रूप से बहुत बड़ी परेशानी थी। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि उनके रहस्य ब्रह्मांड में प्रसारित हों। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका किसी तरह दूसरे पक्ष को खुश करना था। बड़ा सवाल था, कैसे? मेरे पास एक विचार है, ओज ने विजयी भाव से कहा। यह क्या है? सेठ ने उत्सुकता से पूछा। अपना काम करो। जैसे ही राक्षस मन ही मन मुस्कुराया, वीणा बज उठी। मेरी नौकरी, उसने बुदबुदाया और इसके बारे में सोचा। ओह हाँ, मेरा काम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम जबकि पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की कि उसे फंसाया न जाए, हीरो ने सभी 5 बॉस और उनके गार्ड से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। खैर, वह मुश्किल से पूरे 5 मिनट तक उनके हमलों से बच पाया, लेकिन किसी समय वह थक जाता था। तभी अचानक उसे एक गाने की धुन सुनाई दी। क्या उसके लोग आखिरकार उसकी मदद कर रहे थे? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कभी उसके लिए खड़ा होगा। उसे लगा कि वह उससे नफरत करता है। जब संगीत बजना शुरू हुआ तो युद्ध का मैदान रुक गया, लेकिन नायक बिल्कुल भी खुश नहीं था। एड्स बाय पर फ्यूचर जब उसने गीत के बोल सुने तो उसका चेहरा उतर गया। गीत के बोल अचानक उसके दिमाग में घुस गए। ये बहुत अच्छा लग रहा था। वह भी साथ में गाना चाहता था, लेकिन गीत का लक्ष्य होने के कारण उसे लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अल्पविराम हमारे नायक, हमारे हीरो के पास एक योद्धा का दिल है। उसकी भुजाएं मजबूत हैं, उसका दिमाग तेज है। अपनी समस्याओं का समाधान केवल मांसपेशियों से करते हुए। ऐसा मत करो, जैसा कि नायक ने दिखाया है। उनका कौशल इस्पात की तरह तीक्ष्ण था, उनका मन शीशे की तरह सघन था। अपनी ताकत के बिना वह बहुत पहले ही मर चुका होता। तो सुनो, कृपया घर के बच्चों सुनो। ऐसा मत करो, जैसा कि नायक ने दिखाया है। दर्शकों ने बहुत पहले ही अपने हथियार नीचे कर लिए थे और सेठ घेरे से बाहर निकल आया। जो शुरुआत में हैरानी भरा था, वह जल्द ही मुस्कुराहट और यहां तक कि हंसी में बदल गया, क्योंकि उन्होंने संगीतकार को मंच देने के लिए एक घेरा बना लिया था। राक्षसी वीणा के साथ मिलकर नरकियस काल ने पूरे 20 स्ट्रोक्स तक शक्तिशाली नायक को पागल मांसपेशियों वाले सिर के रूप में मजाक उड़ाया और उसका उपहास किया। दर्शकों को गुदगुदाने और हंसाने के लिए मजाकिया टिप्पणियों और अपमानों का उपयोग करते हुए उन्होंने तनावपूर्ण स्थिति को शांत किया। उसे इसे 3 बार गाना पड़ा। इस दौरान उसने घर पर बैठे दर्शकों को भी शामिल करने का ध्यान रखा। सेठ को इस गाने को गाने में कोई संकोच नहीं हुआ, क्योंकि यह एक सरल धुन थी जिसमें लोगों को हंसाने और नायक को शर्मिंदा करने से ज्यादा कोई ताकत नहीं थी। नायक को मूर्ख करार देकर, जो अपनी थूकी बूंदों से आगे कुछ सोचने में असमर्थ है, उसने स्थिति को शांत करने में सफलता प्राप्त की, इस हद तक कि वह प्रशासक से बात कर सका। मैं शर्मनाक दुर्घटना के लिए सचमुच खेद व्यक्त करता हूं। सेठ ने ग्रैंड वजीर के सामने सिर झुकाया, क्योंकि उसके शब्द नायक की पीठ में पहले से ही चुभे हुए रूपक खंजरों के बीच अपनी जगह पा गए थे। एड्स बाय पर फ्यूचर हालांकि बेन ने अब कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सेठ का गाना 4 बार सुनने के बाद वह सुन्न हो गया था और एक कोने में उदास बैठा था, जहां पार्टी के अन्य सदस्य ये सुनिश्चित कर रहे थे कि वह और कोई परेशानी न पैदा करे। तो वे मुझे इस तरह देखते हैं, वह अपने आप से बुदबुदाता रहा। मैं आपकी माफी स्वीकार करूंगा। सदियों बाद मुझे ऐसा मनोरंजन मिला था।
हाँ, आप कुछ और गाने क्यों नहीं गाते? कालकोठरी के मालिकों में से एक ने बीच में कहा। तुम बूढ़े अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, अपनी पोस्ट पर वापस जाओ। मुझे नहीं लगता कि अब कोई दुर्घटना होगी। तुम बस यही चाहते हो। क्या संयोगवश तुमने मेरी बात नहीं समझी? वजीर की लाल आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। बॉस और अतिरिक्त गार्ड सभी चले गए। प्रशासक के लिए कुछ गाने गाने के बाद आखिरकार वह समय आ गया जिसके लिए वे आए थे। जानकारी प्राप्त करें। बूढ़े मरे हुए लोग उन्हें सतह पर मौजूदा स्थिति के बारे में और कुछ नहीं बता सकते थे जितना वे पहले से ही जानते थे। ये तट पर चट्टानों पर बना एक किला है। ग्रैंड वजीर ने बुदबुदाया। व्यक्तिगत रूप से मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरे समय में हमारे राज्य की सीमाओं के भीतर ऐसी कोई चीज नहीं थी। हालांकि वह 1000 साल पहले की बात है। मैं लॉर्ड बार से आपके सवालों के जवाब देने या उन्हें जवाब देने के लिए लोगों को खोजने के लिए कहूंगा। बदले में मैं 300 गोल्ड या कम से कम महाकाव्य रेटिंग की एक कलाकृति चाहता हूं। उसने अपनी लाठी से जमीन पर वार किया और एक संदूक उसके सामने प्रकट हुआ। सभी लोग उलझन में मरे हुए कालकोठरी मालिक को देखने लगे। कालकोठरी ने कब से पैसे मांगने शुरू कर दिए। मैं देख सकता हूं कि आप उलझन में हैं। क्या आपको लगता है कि मदद मुफ्त है? प्रशासक के रूप में मुझे कालकोठरी के संसाधनों का प्रबंधन करना है। हाँ, मुझे कभी भी किसी कालकोठरी से कोई वस्तु नहीं मांगी गई। सेठ ने मजाक में उत्तर दिया। शायद यह उचित होगा कि नायक आपके नेता के रूप में ये भुगतान करे। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि किसी ऐसे व्यक्ति को नेता के रूप में कैसे चुना गया। ये वास्तव में वोट के आधार पर चुनाव से ज्यादा वर्ग के आधार पर चुनाव था। सेठ ने मरे हुए लोगों से सहमति जताई। दुखी, पीटा हुआ और घायल नायक खजाने की पेटी के पास गया और उसमें 300 सोने के सिक्के डालने लगा। जैसे ही आखिरी सिक्का अंदर गया, ढक्कन बंद हो गया और पेटी कसकर बंद हो गई। मानो कह रहा हो कि कोई रिफंड नहीं होगा। ओह, और हीरो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इनमें से किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ नहीं रखा गया है, न ही वे किसी जादू के प्रभाव में हैं। प्रशासक ने कहा। तो फिर आपने अहमद के साथ सेना क्यों नहीं भेजी या आकाश के शरणार्थियों को शरण क्यों नहीं दी? नायक ने असंतुष्ट होकर कहा। बेन ने स्वीकार किया कि उसका दृष्टिकोण गलत था, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि कुछ गड़बड़ है। मरे हुए व्यक्ति ने एक गहरी सांस छोड़ी जो मकबरे में बह रही हवा की तरह लग रही थी। संसाधन, हम कालकोठरी में और अधिक लोगों को नहीं रख सकते। कालकोठरी की मरम्मत और रखरखाव के लिए हमें सभी सक्षम लोगों की आवश्यकता है ताकि लागत प्रभावी तरीके से इसका रखरखाव किया जा सके। क्या अब आप खुश हैं क्योंकि आपको शर्मनाक सच्चाई पता चल गई है? हमारे महान राजा के पास सभी को आश्रय देने के लिए संसाधन नहीं है। नायक अवाक रह गया। सेठ भी उत्सुक था। लंबे समय तक एक अलग दुनिया में यात्रा करने और अक्सर कालकोठरी में जाने के बावजूद वह उनके अंदरूनी कामकाज के बारे में बहुत कम जानता था। इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया कि कालकोठरी में हर चीज की एक कीमत होती है। अभी चले जाओ और लॉर्ड बार को अपनी मौजूदगी से परेशान करो। मुझे काम करना है। नायक के साथ स्थिति थोड़ी अजीब हो गई थी, लेकिन गार्ड ने ईमानदारी से उन्हें बारम के लॉर्ड बार के पास पहुंचाया। लॉर्ड का कार्यालय एक छोटा कमरा था जो चौकीदार की कोठरी से ज्यादा बड़ा नहीं था। यह अलमारियों और कागजात से भरा हुआ था। वह आदमी पहले बहुत हृष्ट-पुष्ट था, लेकिन अब उसके कपड़े ढीले होने के कारण वह दुबला-पतला लग रहा था। उसकी बड़ी-बड़ी मूंछें और गोटी अपने समय में प्रभावशाली लगती थी, लेकिन अब वह उलझी हुई और अस्त-व्यस्त हो गई हैं। फिर भी वह सामान्य रूप से थोड़ा बेचैन होने के बावजूद दोस्ताना और ईमानदार आंखें रखता था। समूह को देखकर और यह सुनकर कि प्रशासक ने उन्हें भेजा है, वह बाहर आकर गलियारे में उनसे बात करने में लगभग राहत महसूस कर रहा था। तट की चट्टानों पर एक खंडहर, उन्होंने उनका उद्देश्य सुनने के बाद प्रशासक से यही बात दोहराई। ठीक है, मैं आपको एक बात पक्के तौर पर बता सकता हूं, यह शायद हमारे तटों पर नहीं है। मुझे एक पल दीजिए। वह अपने छोटे से दफ्तर में वापस गया और एक नक्शा लेकर वापस आया। इसमें उस महाद्वीप की रूपरेखा दिखाई गई थी जिस पर वे वर्तमान में थे। उत्तर पश्चिमी कोने से दक्षिण पूर्व की ओर तिरछे चलते हुए, जहां निचले दाएं कोने में एक और बड़े भूभाग तक एक पतला भूमिपुल था। इन दोनों के अलावा दो अन्य महाद्वीपों के तट भी थे जो आपस में जुड़े नहीं थे। इस क्षेत्र को, जिस महाद्वीप पर वे वर्तमान में थे तथा दक्षिण पश्चिम में स्थित तटों को सम्मिलित करते हुए क्षत्रियन साम्राज्य कहा जाता था। मुझे आपके द्वारा वर्णित हमारे साम्राज्य के पूर्व तटों या टाइग्रिस के साथ साझा किए गए समुद्र के समान कोई स्थान नहीं पता है। मैंने कभी नहीं सुना कि उत्तर में डची के तटों पर चट्टानें हों। प्रभु ने उन्हें नक्शे पर यह दिखाया। टाइग्रिस नक्शे के दक्षिण पूर्व में एक भूभाग था, जबकि डची उत्तर में एक बड़ा द्वीप था। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प उन नाविकों से पूछना होगा जो पश्चिमी महाद्वीप और टाइग्रिस की यात्रा करते हैं। मैं कुछ कप्तानों और व्यापारियों को जानता हूं जो इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। चलो तुरंत उनसे मिलने चलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वामी काम और कागजों से भरे छोटे से कमरे से बाहर जाने को आतुर थे। महाराज, क्या ये सचमुच ठीक है? गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। बेशक ये है। अगर मैं कहता हूं कि यह ठीक है तो ये ठीक है, उसने गार्ड को बताया और जल्दी से समूह का नेतृत्व संभाल लिया। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 419 अखास को गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C419 अखास को एड्स बाय फ्यूचर अध्याय 419 अखास को। लॉर्ड बार ने उन्हें पूरे शहर और सभी 30 आबादी वाली मंजिलों में घुमाया और असंख्य लोगों से बात की। परिणाम आसान था। संक्षेप में उन्हें अखास जाना था। विभिन्न नाविकों और व्यापारियों ने जो तस्वीर पेश की वह कमोबेश स्पष्ट थी। हालांकि उनमें से कोई भी तट पर खंडहरों के बारे में नहीं जानता था, फिर भी अधिकांश एक जगह पर सहमत थे। टायरिपस महाद्वीप जहां इसी नाम का गणराज्य शुरू हुआ था, अपने चारों ओर ऊंची चट्टानों के लिए जाना जाता था। केवल कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि बहुत बड़े पश्चिमी महाद्वीप में भी तट पर चट्टानें वाली कई जगहें थीं। अखास से अबुर्द तक एक प्रसिद्ध समुद्री मार्ग था जो गणराज्य की द्वितीय राजधानी थी। वहां से उनके मुख्य महाद्वीप तक पहुंचने के लिए एक नौक ढूंढना आसान था। यह उनकी दुनिया के बिखरने से पहले की बात है। दूसरा विकल्प यह था कि वे समुद्री मार्ग का उपयोग करने के बजाय नौक द्वारा जलमरु मध्य को पार करें और तटों के साथ साथ चलें। वे जो भी करें, उन्हें पहले अखास तक पहुंचना था। इससे हीरो और अहमद बहुत खुश हुए। बेन हॉकर को लगा कि वह शुरू से ही वहां जाना चाहता था, इसलिए उसे अपनी बात पक्की लगी। अहमद को पहले से ही विश्वसनीय यात्रा साथी मिलने की खुशी थी, भले ही नायक ने अंत में अखास की मदद न की हो। यहाँ आने के रास्ते में वह जिन लोगों को अपने साथ लाया था, वे राक्षसों के हमलों के दौरान मर गए थे या यात्रा के दौरान पागल हो गए थे। शापित सूर्य का मूल निवासियों पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिन्हें ओरिहुमास के रूप में सिस्टम के आशीर्वाद के बावजूद बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये साधारण तात्विक क्षति नहीं थी। जब ये स्पष्ट हो गया कि वे अखास की ओर जाएंगे, तो उनके पास कालकोठरी में बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अहमद ने उन्हें जल्दी से जाने को कहा क्योंकि अब रात हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था। रात का इंतजार करते हुए आराम करने के बजाय वे कालकोठरी के अंदर घंटों घूमते रहे। चाहे सेठ और अन्य लोग कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, अहमद के पास आराम न करने के लिए एक मजबूत तर्क था। अखास तक पहुंचने में कम से कम 6 दिन लगे और शूरवीर और लॉर्ड बार के अनुसार रक्त सूर्य 8वें दिन फिर से उगेगा। अगर वे अब आराम करते हैं तो वे एक रात चूक जाएंगे जिसका उपयोग वे यात्रा के लिए कर सकते हैं। वर्तमान दुनिया में हर रात महत्वपूर्ण थी और उन्होंने रक्त सूर्य तक पर्याप्त समय के साथ शहर तक पहुंचने के लिए बेहतर किया। ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि खाली बंजर भूमि धीरे धीरे सभी प्रकार के विदेशी राक्षसों से भर जाएगी जो पथकारियों या कालकोठरी के माध्यम से आते हैं। रक्त सूर्य जितना करीब आता, जंगल में घूमने वाले घृणित प्राणी उतने ही मजबूत होते जाते। वे दिन के दौरान पहले से ही मजबूत थे, लेकिन जैसे जैसे रक्त सूर्य करीब आता, उनकी शक्ति अंततः दोगुनी या तिगुनी हो जाती। रात के समय लड़ाई करना मुश्किल था, लेकिन शूरवीर ने दिन के समय लड़ाई को लगभग असंभव बताया। उन्होंने ट्यूमर कवच से ढके जानवरों और ट्रोल के बराबर रिकवरी के बारे में बताया। वे स्वादिष्ट लगते हैं, पफल्स ने विवरण पर टिप्पणी की। सेठ कांप उठा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ये तो घिनौने लगते हैं। उनका सूर्य से बहुत लगाव होगा। मेरे जैसे महान व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल सही पोषक तत्व है। ये शर्म की बात है कि मैं आपको कैमरे के सामने नहीं दिखाना चाहता। कम से कम तब तो नहीं जब मुझे मजबूर न किया जाए।
एज बाय पर फ्यूचर ब लेकिन आइविसर की आवाज में उदासी इतनी स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई और इतनी गहरी थी कि सेठ मुश्किल से इसे बर्दाश्त कर पाया। दुष्बर्न सेंटीपीड को लगा कि उसके साथ वाकई अन्याय हुआ है। क्या होगा अगर मैं लाशों को बैग में भरने का कोई बहाना ढूंढूं और आप बाद में उन्हें खा सकें? मुझे वे ताजे पसंद है, लेकिन ठीक है, आइविसर ने नाराजगी से जवाब दिया। सेठ को पसीना आने लगा क्योंकि वह जानता था कि आइविसर का ताजे से क्या मतलब है। इसका मतलब था उन्हें जिंदा खाना। पफल्स ने अपने शिकार को अगर संभव हो तो जिंदा खाने की भयानक आदत विकसित कर ली थी। अहमद की सलाह का पालन करते हुए वे रहस्यमय देव राजा से मिलने का मौका पाए बिना ही कालकोठरी से चले गए। क्रोना शहर में कोलाहल मच गया। नहीं, साम्राज्य में कोलाहल मच गया। हालांकि यह इस तथ्य के बारे में नहीं था कि उठ से आए समूह ने सबसे पहले बचे हुए लोगों से मुलाकात की और जानकारी हासिल की। नहीं, यह सेठ का गाना था जो किसी नायक का मजाक उड़ा रहा था। उनका कोई निशान नहीं। हाँ महाराज, वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। सम्राट ने आह भरी। मूल्यांकन टीमों में से एक गायब हो गई थी। मूल रूप से उन्होंने ड्रैगन की हड्डियों की तलाश के लिए 9 टीमों को भेजा था। 3 पसंदीदा अत्यधिक विकसित जादू ज्ञान वाले दुनिया से उत्पन्न हुए थे। इनमें से एक टीम बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। रिकॉर्ड बस ऑफलाइन हो गए और अब तक कोई भी वापस नहीं आया। ये पहली बार था जब कोई टीम अचानक गायब हो गई। लोग मर गए या वापस आए और अयोग्य घोषित कर दिए गए, ये निश्चित है। लेकिन उन्होंने कभी भी रिकॉर्ड सिग्नल को बिना किसी संकेत के खोया नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, इतनी जल्दी नहीं। लेकिन वे उन्हें कैसे ढूंढ पाए होंगे? जब तक आपके पास पहले से ही कोई बीकन न हो, प्रवेश बिंदु को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सलाहकार ने बिना कुछ समझे पूछा। क्या होगा अगर गद्दार पहले से ही उनके बीच में था? सम्राट ने एक चौंकाने वाला सवाल पूछा। लेकिन इसका मतलब तो ये होगा कि वे हमारे बीच ही हैं। कोई अंदरूनी काम। शायद वे कुछ क्षण तक गंभीर मौन में रहे, तभी सलाहकार को अचानक कुछ याद आया। एज बाय पर फ्यूचर, इससे मुझे एक और विसंगति याद आ गई। ये भी एक दूसरे से जुड़ी हो सकती है। यह क्या है? सम्राट ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया। सलाहकार ने अपने कागजों के ढेर को खंगाला। सेंसर ने उठ की टीम के रिकॉर्ड गोले में कुछ अजीब गड़बड़ियों की सूचना दी है। उठ, वह लीना की टीम थी, है ना? क्या हुआ? उस टीम के लिए कौन लक्ष्य बनाएगा? जरूर, उनके पास एक हीरो और वह लोहार था। किसी को भी पत्र के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और हीरो इतना खास नहीं था इसलिए। हाँ, कुछ ड्रोन में कुछ गड़बड़ियां थी। कहा जाता है कि स्क्रीन कुछ पलों के लिए काली हो गई थी। उसके बाद रिकॉर्डर थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगे। कमांड नहीं सुन रहे थे, डिबल या रिबूट करने में असमर्थ थे। वे अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन वे हमेशा अपनी प्रोग्रामिंग का पालन नहीं करते हैं। लगता है किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। कितने लोग प्रभावित हुए हैं? सलाहकार ने कागजों के ढेर को देखा। 5 महाराज, 2 व्यक्तिगत रिकॉर्डर और 3 फील्ड ड्रोन जो समूह और लैंडस्केप शॉट्स के लिए हैं। मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया है कि अपराधी कौन है। इतनी जल्दी महाराज? सलाहकार ने आश्चर्य से अपने शासक की ओर देखा। किसके रिकॉर्डर से छेड़छाड़ की गई? बार और स्लाइम रंचर का। हम अच्छा, मुझे नहीं लगता कि हमें इस मुद्दे पर चिंता करने की जरूरत है। शायद यह उनकी वजह से नहीं है। जैसा आपका आदेश हो, अल्पविराम। एज बाय पर फ्यूचर, लिडिया ने चिंतित होकर पूछा। जब कोई टीम अचानक गायब हो जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या वे मारे गए थे? मीना ने गंभीरता से कहा। नहीं, वे कहेंगे कि वे मर गए हैं, गायब नहीं हुए हैं। वह उन सभी में सबसे अधिक चिंतित थी। चिंता मत करो, सेठ मजबूत है और एली भी, फिन ने अटूट आत्मविश्वास के साथ कहा। वे सभी अच्छे मूड में थे जब उनकी टीम को आखिरकार कुछ दिन पहले कुछ कार्रवाई और प्रचार मिला। बचे हुए लोगों को खोजने वाली पहली टीम। आधिकारिक टिप्पणीकारों ने सेठ और अन्य लोगों के योगदान में नंबर 1 स्थान पर चढ़ने का उल्लेख किया। उन्होंने समूह और लॉर्ड बार द्वारा स्थानीय लोगों के साथ की गई बातचीत से केवल एक छोटी सी जानकारी ही दिखाई, लेकिन इससे साम्राज्य को केटी क्वीन के भूगोल के बारे में एक महान अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। सेठ का गाना, जिसका शीर्षक था द डांस बॉर्न कम्स, कुछ समय तक ट्रेंड भी करता रहा। हालांकि पूरी टीम के गायब हो जाने से यह जल्द ही फीका पड़ गया। क्रोना में मिनास मार के सदस्य अब शांत हो चुके थे और अब उस दुनिया में छिपे खतरे के बारे में चिंतित थे। हालांकि अब तक ज्यादातर टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, सिवाय हैनिगन के जो शुरुआत में ही चोर और स्काउट को खोने के कारण बदकिस्मत रही थी। सेठ के समूह के विपरीत, जिसके पास पहले से ही एक निर्धारित गंतव्य था, अन्य टीमें अभी भी लक्ष्यहीन रूप से घूम रही थीं। अधिकांश अन्य टीमें अभी भी बस्तियों को खोजने की कोशिश कर रही थीं। केवल एक अन्य टीम के पास एक निर्धारित मार्ग था। उनके बीच एक भविष्यवक्ता का शुक्रिया। उर्थ की टीम द्वारा दिखाए गए मानचित्र की बदौलत भौगोलिक ज्ञान के कारण प्रसारण अब विभिन्न टीमों की स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी दे सकता है। राक्षसों से भरा हुआ वह महान महानगर जहां हैनिगन की पूरी टीम उतरी थी, वास्तव में अब उर्थ था। वे सेठ के वर्तमान गंतव्य के सबसे नजदीकी दल थे। बेशक ये सेंसर किया गया था। दर्शक तब तक नहीं जान पाएंगे कि उर्थ की टीम किस निष्कर्ष पर पहुंची जब तक कि यह उनकी यात्रा से स्पष्ट नहीं हो गया। दरवाजे की घंटी ने उनकी चर्चा को बाधित कर दिया। जल्द ही एक बटलर बदबूदार लिविंग रूम में दाखिल हुआ। मिस फिन, आपके माता पिता और मेले के दूसरे राजकुमार आपसे मिलने आए हैं। वे सैलून में इंतजार कर रहे हैं। क्या बकवास? नहीं, मेरे माता पिता यहाँ क्या कर रहे हैं? जिनकी वह जानवर घबराहट में चिल्लाई, मानो निराशा की गहराई में डूब गई हो। वह सोफे की दरारों में छिपने से पहले इधर-उधर उड़ने लगी। उनसे कहो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। इस घर में कोई परी नहीं है। उन्हें भगा दो। सोफे के अंदर से उसकी दबी हुई आवाज ने बटलर को आदेश दिया। हर कोई उलझन में था, यहाँ तक कि पेशेवर बटलर भी एक पल के लिए हिचकिचाया। ठीक है, मैं उन्हें आपकी अनुपस्थिति के बारे में बता दूंगा। बटलर के जाने के बाद मीना ने परी से पूछा, क्या चल रहा है फिन? सोफे पर बैठे सभी लोग सवाल पूछ रहे थे। वे शायद मुझे वापस ले जाने और मेरी शादी कराने आए थे। सोफे की दरार से चीखी। शादी? सभी लोग चौंक कर बोले। मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वह बेवकूफ राजकुमार जिद करेगा। इससे पहले कि वह और उसके माता पिता कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुनते, उसे विदा करें और राजघराने के लोगों की बातों से बचें। इस तरह उन्हें किसी को नाराज नहीं करना पड़ता। वह अपने ही गहलोक में कोई तमाशा नहीं कर सकती थी। क्रोना में तो और भी कम। अचानक उन्हें हवेली के दूसरे हिस्से से एक कर्कश दहाड़ सुनाई दी। स्टेरॉइड पर चिपमन की तरह। फिन बेल स्मिटर, ये राजकुमार आपसे मिलने आया है। क्या आप सीधे शाही संबंध को अनदेखा करने की हिम्मत रखते हैं? एज बाय पर फ्यूचर, कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 420, घुड़सवार सेना। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B958HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C420, घुड़सवार सेना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 420, घुड़सवार सेना। आधी रात हो चुकी थी। अहमद के नेतृत्व में समूह अंधेरे बंजर भूमि में भटक रहा था। सेठ हेली के साथ पीछे चल रहा था। कवि ने अपना हाथ खोला और समूह के बाकी सदस्यों की नजरों से बचते हुए एक रिकॉर्डर वापस आसमान में उड़ गया। क्या तुम्हारा काम हो गया? स्लाइम रेंचर ने बगल से फुसफुसाया। हाँ, वह आखिरी था। अब हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, सेठ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। सेठ को रिकॉर्डर के ब्लूप्रिंट तब मिले थे जब वह मीना के साथ क्रोना में घूम रहा था। उन्हें कई दुकानें मिली जो छोटे गोलेम कैमरे जैसे जादुई उपकरण बेचती थी। उनकी कक्षा उन्नति ने उन्हें उपकरणों का मूल्यांकन करने की क्षमता दी और उन्हें मूल्यांकन करके महाकाव्य तक सभी ब्लूप्रिंट दे सकते थे। इससे उनके लिए अपने गोलेम आत्माओं को रिकॉर्डर में डालने का तरीका ढूंढना आसान हो गया। निगरानी ड्रोन और एली और खुद का व्यक्तिगत रिकॉर्डर अब उसके नियंत्रण में था। इससे उन्हें स्थिति के गंभीर होने पर प्रतिक्रिया करने की थोड़ी अधिक स्वतंत्रता मिली। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम थी क्योंकि पार्टी के बाकी सदस्यों को कम करके नहीं आंका जा सकता था। बंजर भूमि में रात आश्चर्यजनक रूप से घटनाहीन थी। नहीं, शायद ये कहना गलत था। उन्हें कुछ रात्रिचर राक्षस मिले, लेकिन वे उनके समूह के लिए कोई बाधा नहीं थे। नायक ने अपनी प्रेरणा को जल्दी से पुनः प्राप्त कर लिया था जब उसने सुना कि अखास जाने की उसकी इच्छा सही निर्णय था।
रात में वे काफी दूर निकल गए थे, तभी उन्हें सुबह सूरज की पहली किरणें दिखाई दी। यहाँ से चीजें बदलने लगी। हालांकि समूह ज्यादातर छलों की वजह से शांत था, लेकिन दूसरे राक्षस भी सामने आने लगे। रात के दौरान उन्हें ऐसे राक्षसों का सामना करना पड़ा जो आमतौर पर पथकारियों के माध्यम से यात्रा करने के लिए जाने जाते थे। बेस राक्षसों की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वे अब बुरी तरह से विकृत हो गए थे। जैसा कि अहमद ने कहा था, सामान्य धड़कनों की तुलना में शक्ति पूरी तरह से अलग थी। जब वे दिन के समय आश्रय की तलाश कर रहे थे, वे एक विशाल चट्टान संरचना पर ऑक्स के एक समूह से मिले। ये आमतौर पर 2 जोड़ मीटर लंबे, हरे रंग की त्वचा वाले, अपने बड़े-बड़े दांतों के साथ लगभग पहचान में नहीं आने वाले दिखते थे। वे सूजे हुए दिखते थे और उनके शरीर को ढकने वाले काले कैंसर युक्त विकासों के बीच उनकी त्वचा गुलाबी रंग की जली हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, वे उर्द से आए समूह पर बिना किसी समझ या रणनीति के हमला कर दिया। हमेशा की तरह नायक उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। उसने इत्मीनान से अपनी तलवार घुमाई, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें किसी समझ या रणनीति की आवश्यकता क्यों नहीं थी। हैरानी की बात यह रही कि हॉकर ने साम्राज्य द्वारा दी गई महाकाव्य तलवार को कैंसरग्रस्त त्वचा के काले धब्बों से टकराते हुए देखा, मानो वे कवच की प्लेटें हों। जल्दी में वह समय रहते जानवर के हमले को रोकने में कामयाब रहा। मुझे इसके लिए कुछ सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इन राक्षसों की ताकत और रक्षा का सामना करते हुए नायक ने टीम प्ले के लिए कहा। ब्रॉ, एली, कैट और मार्सेल अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गए, जबकि मिस्टो, धुंध दानव और एल्जा, बर्फ जादूगर ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। सेठ, योवेट और रिच पीछे से समर्थन या शाप देने में व्यस्त थे। व्यापारी उनके बगल में खड़ा था और एक विचित्र दिखने वाले धनुष से तीर चला रहा था। समूह के सामान्य सदस्यों जैसे एल्जा, मार्सेल और ड्रॉ को छोड़कर हर कोई टीम के खेल के दौरान अपने कौशल का केवल न्यूनतम प्रदर्शन ही कर रहा था। कम से कम सेठ का मूल्यांकन तो यही था। खैर, उसे नहीं पता था कि रिच ने पीछे हटना शुरू किया या नहीं, क्योंकि पार्टी के गुलाम होने के बिना उसके कौशल सीमित थे। अन्यथा ये हर किसी के व्यवहार से स्पष्ट था। हर कोई शांत और संयमित था, जैसे कि जिस स्थिति का वे सामना कर रहे थे वह कुछ ऐसी थी जिसका वे अकेले भी सामना कर सकते थे। इससे सेठ को यह स्पष्ट हो गया कि वे भी शायद खुद को रोक रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे वह और एली। उन्हें अपने कौशल की गहराई दिखाने के लिए इससे कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। डेल्टा के तीनों लोगों के बारे में वह उन्हें और उनकी क्षमताओं को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वे हफ्तों तक एक साथ यात्रा करते थे। उन्हें इन जानवरों का सामना करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वे इस अर्थ में शांत नहीं थे कि इस स्थिति से निपटने में सक्षम थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार बंजर भूमि में बिताया गया उनका समय घृणित प्राणियों के छोटे-छोटे समूहों से मिलना उनके लिए खतरे से अधिक टीम वर्क का प्रशिक्षण अभ्यास था। क्रोना, दूसरा राजकुमार, बहुत क्रोधित था। उसने चिल्लाया और फिन के माता-पिता को खुलेआम डांटा। उसे इस स्थिति से बहुत परेशानी हो रही थी, यहाँ तक कि उसने उसे जनता के सामने हीरो के रूप में पेश करने और अपने पिता से उनकी सगाई करवाने की परेशानी भी झेली थी। यहाँ तक कि जब वह भाग गई थी, तब भी उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया था। महीनों तक शाही सम्मान के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला और उसे नजरअंदाज कर दिया गया। निम्नकुलीन परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की? उसे उसकी पत्नी बनने पर गर्व महसूस होना चाहिए। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था कुछ महान हासिल करने का। रानी बनो। इसके बजाय उसने भागने और राज्य से किसी भी तरह का संपर्क तोड़ने का सबसे अच्छा बहाना बनाया, इस राजकुमार को नजरअंदाज करने के लिए। वह क्या सोचती थी कि वह कौन था? उसके माता-पिता क्या सोचते थे कि वे कौन थे? उसे नहीं। सुंदर परी और उसका पति अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि राजकुमार उन पर ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, वह भी किसी और के बटले के सामने। अचानक दरवाजा खुला और बिल्ली के कान वाली एक प्यारी सी जानवर लड़की कमरे में घुस आई। अगर तुम अपनी स्वतंत्रिकाओं को प्रशिक्षित करना चाहते हो तो अपने घर जाओ। तुम्हारी मनमौजी कर्कश कराह मेरे कानों में गूंजती है, उसने छोटे से राजपरिवार से कहा। किसी अभिमानी रईस को किसी और के माता-पिता को उनकी स्वार्थी इच्छाओं के साथ न चलने और अपने बच्चे के भविष्य का बलिदान करने के लिए डांटते हुए सुनकर उस स्वतंत्र स्वभाव वाले बिल्ली हत्यारे को गुस्सा आ गया था, खासकर जब से यह फिन के बारे में था। तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? गीक जानवर, अपनी जगह जानो, तुम इस राजकुमार की मौजूदगी के लायक नहीं हो। उसने पहले तो गुस्से से पूछा, लेकिन जब उसने देखा कि वह किससे बात कर रहा है तो उसकी आवाज घृणा में बदल गई। जैसे कि मेरी होने वाली पत्नी का इंसानों के साथ समय बिताना ही काफी नहीं था, बल्कि जानवरों के साथ भी समय बिताना। क्या आपने अपनी बेटी को शिक्षित नहीं किया है? उसने 2 अन्य परियों फिन के माता-पिता की ओर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। भविष्य की पत्नी, हाँ, मानो तुम्हारे जैसा अहंकारी छोटा सा अशिष्ट गोला उसके लायक था। तुम अयोग्य हो, मीना ने थूकते हुए कहा। अयोग्य, उसने दोहराया और दूसरे राजकुमार की ओर इशारा किया। तीचनी, तुम, उसने परी जाति की एक बार जना को छुआ था, उनमें से कोई भी छोटा कहलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वे इस मामले में बौनों से भी बदतर थे। तुम इस बात से इनकार नहीं करते कि तुम अयोग्य हो, कम से कम तुम समझते तो हो, वह तुम्हारे जैसी किसी चीज के लिए बहुत अच्छी है। मेरे जैसा कुछ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गंदे जानवर की, मुझे बताने की कि मैं योग्य हूँ? मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और छोटे राजकुमार से एक खतरनाक आभा निकली। कई बख्तर बंद परी शूरवीरों ने खिड़कियों को तोड़ दिया और राजकुमार को घेर लिया। उसी समय मीना के पीछे का दरवाजा फट गया। जो लोग अभी कुछ देर पहले तक सोफे पर आराम कर रहे थे, उन्होंने पल भर में ही अपने पजामे उतारकर शक्तिशाली कवच पहन लिया था। सामने फिन था, जिसने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया था। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे माता-पिता को डांटो, लेकिन मीना को कोई नहीं छुएगा। पिता और मां की जोड़ी का चेहरा काला पड़ गया। बटलर सदमे में इधर-उधर देख रहा था। अचानक 2 शक्तिशाली पक्षों के बीच फंस गया। उनकी खतरनाक आभा एक गतिरोध में टकरा रही थी। घटनाएं तेजी से घटित हो रही थीं। फिर अचानक दीवार अचानक से फट गई, जिससे बटलर सदमे से बेहोश हो गया। कमरे में मलबा उड़ रहा था और हवा में मोटी धूल लटक रही थी। क्या मैं बहुत देर से आई हूँ? राजकुमारी लीना और शाही शूरवीरों की एक टुकड़ी छेद के माध्यम से अंदर घुसी। इसका क्या मतलब है? दूसरे राजकुमार ने चौंक कर पूछा। अचानक उसका सामना न केवल मीना के दोस्तों से हुआ, बल्कि शाही रक्षकों से भी हुआ। यह मेरी लाइन है, मूल्यांकन प्रतिभागियों के रिश्तेदारों के लिए विशेष क्षेत्र में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन फिन की दिशा में आंख मार दी। वे घुड़सवार सेना थे। बेशक, राजकुमारी ने परी की समस्याओं के बारे में जानने के लिए फिन के साथ पर्याप्त समय बिताया था। उसने डेल्टा में उसके लिए कवर किया था, हालांकि साम्राज्य अलग था। उसके पास देखभाल करने के लिए और अधिक कर्तव्य थे और राजकुमार ने अपने माता-पिता की पहचान का उपयोग करके महल परिसर में प्रवेश करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया था। इसका साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है, ये तो निष्पक्ष लोगों के बीच का मामला है, इसमें हस्तक्षेप मत करो। तुम साम्राज्य के नागरिकों को धमका रहे हो, साम्राज्य के क्षेत्र में, ऐसी जगह पर जहां तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। उसे ले जाओ, राजकुमारी ने आदेश दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि राजकुमार को रोकने के लिए शाही रक्षक नहीं बल्कि परी शूरवीर थे, जिन्होंने राजकुमार को घेर लिया था। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे रक्षक हो, मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे अपराधों के बारे में पहले ही संपर्क कर लिया है। राजा ने महाराज को तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया है। हमें आपको वापस लाना है ताकि आप जिम्मेदारी ले सकें, गार्ड लीडर ने कहा। क्या? लेकिन उसने अनिच्छा से कहा। मीना, फिना और अन्य लोगों पर जहरीली नजरें डालते हुए उसके अपने गार्डों द्वारा उसे ले जाया गया। लगता है हम समय पर थे। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। जब एक खास गंध उसकी नाक में घुसी तो उसका चेहरा थोड़ा सा हिल गया। क्या आप लोग नहा धोकर बाहर साथ में खाना खाएंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दानाब तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।